बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछला टॉपिक हमने लाइफ ऑफ फाइफो और एवरेज कास्ट मेथड पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इट इज़ prepared periodically to explain the difference on bank statement and cash balance on company's book। ओके, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है, कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है ये प्रिपेयर की जाती है पीरियडिकली, यानी एक टाइम पीरियड के बाद जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं। आम तौर पर यूजुअली जो है हम इसको एक मंथ के बाद जो है अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करती है द डिफरेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बैलेंस ऑन कंपनी बुक। ठीक है, इसमें हमारे पास दो किस्म देखें, जब भी कोई कंपनी अपने अखराजात करती है, यानी उसकी कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो जो होती है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखती है। जब अपने पास कंपनी रिकॉर्ड रखती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का, तो उसको हम बोलते हैं लेजर बुक भी उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कंपनी रिकॉर्ड भी बोलते हैं, कंपनी बुक भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी का रिकॉर्ड जो होता है जो अपने पास, उसको हम कंपनी बुक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, खाली बुक रिकॉर्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा बैंक, चूँकि हमारी डीलिंग सारी जो होती है वो बैंक के थ्रू होती है, तो बैंक के थ्रू हमारे पास जो हमारे चेक जाते हैं और हमारे पास दूसरे लोगों के आते हैं, तो बैंक में जो हमारा रिकॉर्ड होता है उन दोनों रिकॉर्ड का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को जो है हम ख़त्म करने के लिए या उसको मालूम करने के लिए हम जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास दो किस्म के रिकॉर्ड होते हैं, एक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होती है या उसे पासबुक भी बोलते हैं। ठीक है, बैंक के पास जो हमारा रिकॉर्ड होता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का, वो उसको हम बोलते हैं पासबुक या उसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉर्ड। ठीक है, और अपने पास जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम कंपनी रिकॉर्ड बोलते हैं या बुक रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। टर्म्स फॉर एडजस्टमेंट्स, हमारे पास जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको मैं पहले डिस्कस करूँगा। टर्म्स फॉर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, यानी बेसिकली कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड जो है बाज़ औक़ात सेम नहीं आ रहा होता, तो उसकी जो वो रीज़न्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे और बैंक के जो है रिकॉर्ड सेम नहीं आ रहे होते। तो उसमें फ़र्स्ट है हमारे पास, देखें, आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स। अच्छा, ये चेक्स को CHECK लिख रहा हूँ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक, वैसे चेक के स्पेलिंग क्या होते हैं? CHEQUE। ठीक है, चूँकि हम अमेरिकन अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहे हैं, तो वो जो है चेक्स को लिखते हैं CHECK।
ठीक है। तो मैं वही उसकी तरह जैसे हमारे बुक में है तो वैसे ही उसको लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं इनको मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। पहले मैं तमाम टर्मिनोलॉजीज वो लिख लेता हूँ जो हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन में यूज़ होनी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। थर्ड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है हमारे पास NSF। इसको बोलते हैं हम नॉट सफिशिएंट फंड। NSF स्टैंड फॉर नॉट सफिशिएंट फंड। ओके, फोर्थ टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होगी बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर, वो होगी हमारे पास बैंक सर्विसेज चार्जेस, BSC इसको बोलते हैं। ठीक है, बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक सर्विस चार्जेस। ठीक है, फिफ्थ जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो हमारे पास है एरर। ठीक है, एरर टर्म। इसके अलावा हमारे पास और टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है हमारे पास इसके अंदर वो है हमारे पास इंटरेस्ट अर्नड। ओके, कलेक्शन मेड बाय बैंक, कलेक्शन मेड बाय बैंक। देखें, ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हुए। अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को सही अच्छे तरीके से आप समझ लेते हो तो बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक्स। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से चेक्स होते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स किनको बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग चेक्स वो होते हैं जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो। ठीक है, आप किसी से कोई चीज़ परचेज करते हो और उसको आप पेमेंट जो है बाय कैश नहीं देते, आप उनको चेक दे देते हो। ठीक है, जब आप उनको चेक देते हो तो फ़ौरन जैसे आप उनको चेक देते हो तो अपने रिकॉर्ड के अंदर, यानी आपका अपना जो कंपनी का रिकॉर्ड है उससे आप फ़ौरन जो है लेस कर देते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 की कोई परचेज करते हो आप, तो 10,000 कैश देने के बजाय 10,000 का कैश चेक दे देते हो आप। तो आप जैसे ही चेक दे देते हो उसको, तो आप क्या करते हो, अपने जो कंपनी का रिकॉर्ड होता है उससे 10,000 लेस कर देते हो। क्या कर देते हो? 10,000 लेस कर देते हो। अब जिस बंदे को आप चेक देते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले दिन ही जाके जो है बैंक से उसकी जो उसको चेक हमने दिया है तो अगले दिन ही उसको जो है चेक को विदड्रॉ करा दे। देखें, चेक जिसको भी आप दें या जो आपको चेक दे, तो चेक का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है यानी 6 महीने के अंदर जो है वो उसको विदड्रॉ कर सकता है। यानी उसकी जो एक्सपायरी पीरियड होती है चेक की वो 6 महीने होती है। तो अगर वो जो है एक हफ्ता एक महीना अपने जेब में घुमा रहा होता है तो आप तो अपने इधर कंपनी रिकॉर्ड से उसको लेस कर लेते हो कि हमसे 10,000 चला गया, लेकिन अगर वहाँ पे उसने बैंक से विदड्रॉ नहीं कराए आपका जो चेक आपने दिया है, तो इसी वजह से आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनानी होता है तो वो इस चीज़ में हमने डिफरेंसेस मालूम करने होते हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी बैंक का बैलेंस फॉर एग्जांपल एक महीने के बाद, एक महीना हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं और बैंक अपने पास रिकॉर्ड बैंक का होता है। ठीक है, तो जब हम एक महीने के बाद स्टेटमेंट निकलवाते हैं बैंक से और उसको टैली करते हैं अपनी स्टेटमेंट से, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा बैलेंस आ रहा है 1 लाख और बैंक का आ रहा है फॉर एग्जांपल 1,20,000, तो हम ये 1,20,000 और 1 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसकी वजूहात यही होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा आउटस्टैंडिंग चेक्स, पहली वजह कौन सी है? आउटस्टैंडिंग चेक्स, यानी आपने चेक किसी को दे दिया तो आपने कंपनी रिकॉर्ड से तो 10,000 लेस कर दिए और उस बंदे ने एक महीने के बाद जो है जाके चेक बैंक को दिया, तो फिर इसलिए वो जो है उसकी प्रोसेस में नहीं आया बैंक की प्रोसेस, तो बैंक का बैलेंस जो है वो
ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी रिकॉर्ड के, चूँकि कंपनी के रिकॉर्ड से तो वो लेस हो चुका होता है। इसलिए जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, जो चेक आउटस्टैंडिंग होते हैं उसको हम हमेशा बैंक रिकॉर्ड से, जो बैंक का रिकॉर्ड होता है ना, उससे हम माइनस कर लेते होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसको हम माइनस कर लेते होते हैं, किससे, बैंक स्टेटमेंट से। क्या कर लेते हैं इसको, ये बी स्टैंड फॉर बैंक, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से हम इसको माइनस कर लेते हैं। ये फिर मैं आपको फॉर्मेट भी अलग से बना के दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने समझना यही है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स वही होते हैं, यानी आपने किसी को चेक दे दिया, कोई चीज़ आपने उसे परचेज की, तो उससे उसका चेक आपने उसको दे दिया, लेकिन उसने फ़ौरन जाके जो है बैंक से विड्रॉ नहीं कराया, अपने पास चेक लिया हुआ है, तो आपने अपने कंपनी रिकॉर्ड से तो उसको माइनस कर दिया कि हमसे ये 10,000 चले गए, लेकिन उधर से बैंक से कटौती नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आपके रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी थी वो आउटस्टैंडिंग चेक्स की थी। दूसरे नंबर पे जो टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास वो है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, जब आप किसी से चेक वसूल करते हो, यानी अब जैसे पहले आपने किसी को चेक दिया ना, अब फॉर एग्जांपल आपसे कोई चीज़ कोई परचेस कर रहा है, तो वो आपको बजाय कैश देने के आपको चेक दे देता है। ठीक है, आप उससे चेक वसूल कर लेते हो, तो फ़ौरन अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हो। यानी हमारा जो कंपनी का रिकॉर्ड होता है ना, हम फॉर एग्जांपल 10,000 किसी ने चेक दिया, तो हम फ़ौरन जो है आपने जैसे वो बनाते थे ट्रांजैक्शन जर्नल, तो यानी जिससे चेक हम वसूल करते हैं ना, तो हम लिख लेते हैं चेक की जगह कि कैश हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हम अपने कंपनी रिकॉर्ड में फ़ौरन जो है जितने का चेक होता है उसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, लेकिन और उसको बैंक में भी जमा कर देते हैं। अगर बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो है किसी वजूहात की बिना पर 3-4 दिन 5 दिन जो है वो उस पे जो है प्रोसेस नहीं कर सकता, छुट्टियां आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखें 27 मई को, फॉर एग्जांपल ये देखें 27 मई को हमें एक चेक रिसीव हुआ। ठीक है, हमें एक 27 मई को एक चेक रिसीव हुआ, कितने का, 10,000 का। ये यहाँ पे मैं अमाउंट 10,000 का हमें एक 27 तारीख को चेक मौसूल हुआ। ठीक है, और हमने जो है इसको कंपनी रिकॉर्ड में क्या कर लिया, कंपनी रिकॉर्ड में अंदर हमने 10,000 को प्लस कर लिया कि हमारे पास 10,000 आ गया। ठीक है, उधर से हमने 27 तारीख को बैंक में जो है चेक को दे दिया कि हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए। अब 27 तारीख को हम उस टाइम बैंक में लेके गए जब बैंकिंग आवर्स क्लोज हो चुके थे, यानी जब बैंक अपना काम क्लोज कर लेता है, तो जब आप उसके पास चेक ले जाते हो तो वो उस चेक को तो ले लेता है, लेकिन उसको जो है प्रोसेस अगले दिन करता है। अब से फॉर एग्जांपल अगले दिन 28 तारीख है, 28 तारीख को कोई छुट्टी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद 29-30 को भी कोई छुट्टी आ जाती है। ठीक है, 30 को भी छुट्टी आ जाती है, और फर्स्ट जून को जो है बैंक फिर ओपन होता है। 1 जून को बैंक ओपन होता है और आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लेते हो 1 जून को। अभी तक ये जो आपका 10,000 वाला चेक है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई बैंक में, यानी उसने अपने पास ऐड नहीं किया अपना चेक, आपका चेक, और आपने 1 जून को उनसे जो है वो रिकॉर्ड मांग लिया, यानी पासबुक, यानी आपने बैंक से स्टेटमेंट निकलवा ली कि मेरा कितना बैलेंस पड़ा है। तो बैंक का जो बैलेंस होगा वो आपके बैलेंस से 10,000 कम होगा, चूँकि ये जो 27 मई वाली ट्रांजैक्शन है बैंक ने अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, यानी आपने तो अपने अकाउंट में ऐड कर लिए पैसे, किसी ने आपको चेक दिया और आपने उसको अपने कंपनी रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक किसी वजूहात की बिना पर प्रोसेसिंग नहीं की उस चेक की और उसको ऐड नहीं किया था अपने पास, जिसकी वजह से आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, यानी आपने किसी से चेक वसूल कर लिया, ठीक है, तो उसको अपने अकाउंट में ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया था, तो इसलिए जब भी डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात आएगी तो इसको हम प्लस कर लेंगे बैंक के रिकॉर्ड में। क्या कर लेंगे, यानी जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठेंगे ना कि हमारा बैलेंस और
बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए, तो उसके लिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट की जब भी बात आएगी तो उसको हम बैंक के बैलेंस में ऐड करेंगे। चूंकि बैंक के बैलेंस में अभी तक ऐड नहीं हुआ था वो चेक, तो इसलिए हम उसको हमेशा डिपॉजिट इन ट्रांजिट को ऐड करेंगे किसके बैलेंस में? बैंक के बैलेंस में। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास नॉट सफिशिएंट फंड। नॉट सफिशिएंट फंड, NSF। ठीक है, इसको हम बाउंस चेक भी बोलते हैं, इसको हम बाउंस चेक भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट सफिशिएंट फंड क्या होता है? इसको हम बाउंस चेक भी बोलते हैं। तो ये वो चेक होता है, देखें, आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, आपको किसी ने चेक दिया लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का जब आपको किसी ने चेक दे दिया तो आपने तो अपने अकाउंट में ऐड कर दिया कि हमारे पास 10,000 आ गए, लेकिन जब बैंक के पास जाएगा वो 10,000 चेक, तो बैंक जो है उसके ऊपर, जब उसको बैंक प्रोसेस करेगा तो बैंक उसके ऊपर बड़ा बड़ा ऐसे ये देखें 2 लाइनें डाल के उसके ऊपर लिख देता है बैंक NSF, कि आपको जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में नॉट सफिशिएंट फंड, ये फंड इतना पड़ा नहीं है। यानी 10,000 का उसने अगर आपको चेक दिया है किसी बंदे ने, तो उसने आपके साथ धोखा किया, उसके अकाउंट में 10,000 पड़ा नहीं है, तो बैंक उसको NSF मार्क करके दोबारा आपको वापस भेज देता है। क्या कर देता है? आपको वापस भेज देता है। तो क्या किया होता है, आपने तो अपने अकाउंट में 10,000 को प्लस किया होता है कि हमें किसी ने चेक दिया है 10,000 का, तो हमारे पास आ गया, तो बैंक अपने पास ऐड नहीं करता उसको, चूंकि उस अकाउंट में पैसे होते ही नहीं है, तो बैंक आपको मार्क कर देता है, दोबारा चेक आपको वापस दे देता है। तो आपके पास वो चेक आया होता है, तो जो आपके पास वापस चेक आया होता है तो उसको आपने माइनस कर देना होता है। ठीक है, क्या कर देना होता है? उसको दोबारा आपने माइनस कर देना होता है कंपनी रिकॉर्ड से। देखें, अब तक जो बातें हुई बैंक रिकॉर्ड की बातें, अब जो NSF है इसको हम माइनस करेंगे। NSF की बात जब भी आएगी उसको हम माइनस करेंगे किससे? कंपनी रिकॉर्ड से। जो हमारे पास कंपनी का रिकॉर्ड होता है ना, उससे हम इसको हमेशा माइनस करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज है बैंक सर्विस चार्जेस। देखें, हमारा एक डिफरेंस, हाँ, बैंक बैलेंस का जो बैंक का जो बैलेंस होता है और कंपनी रिकॉर्ड का जो बैलेंस होता है, उसमें एक डिफरेंस जो है वो बैंक सर्विस चार्जेस का भी होता है। देखें, जब आपको किसी दूसरे बैंक का चेक जब आपको वसूल होता है ना, तो आप अपने बैंक में वो चेक देते हो, तो चेक की प्रोसेसिंग के ऊपर चार्जेस आते हैं। ठीक है, जो चार्जेस आप अपने अकाउंट में जो है, अपने जो कंपनी रिकॉर्ड होता है उसमें आप जो है उसको डिडक्ट नहीं करते। आपको 10,000 का चेक मिलता है तो आप जो है उसको अपने कंपनी रिकॉर्ड में लिख लेते हो कि 10,000 मुझे मिल गया, तो 10,000 को ऐड कर लेते हैं। जब बैंक के पास वो प्रोसेसिंग होती है तो फॉर एग्जांपल उस पर 1% जो है बैंक के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, 1,000 तो नहीं, बहुत कम होता है इस पर चार्जेस। फॉर एग्जांपल 100 रुपये उसके चार्जेस हैं उस चेक की प्रोसेसिंग के, तो 100 रुपये बैंक उससे कटा लेता है। ठीक है, तो ये 100 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। उधर आपका 9,900 रिकॉर्ड हुआ होता है और इधर आपका 10,000 रिकॉर्ड हुआ पड़ा होता है। यानी अपने रिकॉर्ड में आप 10,000 के, हमें 10,000 मिल गया। उधर जब बैंक उसको प्रोसेसिंग करता है तो 100 रुपये काट लेता है चार्जेस के, तो आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र होते हैं? 9,900। तो इसलिए बैंक सर्विस चार्जेस की जब बात आएगी, यानी वो 100 हैं या 200 जितने भी चार्जेस हैं, उसको हम माइनस करेंगे कहाँ से? कंपनी रिकॉर्ड से। चूंकि बैंक में तो वो 9,900 ऐड हुआ पड़ा है और आपके पास 10,000 ऐड हुआ पड़ा है, तो आप 100 जो होगा वो बैंक सर्विस चार्जेस होंगे और उसको आप माइनस करेंगे कंपनी रिकॉर्ड से। ठीक है, यानी बैंक सर्विस चार्जेस की जब भी बात आएगी उसको हम कंपनी रिकॉर्ड से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है एरर टर्म। एरर, ठीक है, एरर गलती के भी तो चांसेस हैं ना, यानी गलती दोनों साइड से हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है और यानी हमारे से भी गलती हो सकती है, यानी कंपनी वाले जो हमारे अपने से भी गलती हो, यानी हमसे कंपनी रिकॉर्ड से भी गलती हो सकती है या बैंक रिकॉर्ड से भी गलती हो सकती है। अब कैसे गलती हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बैंक को चेक देते हैं कितने का? फॉर एग्जांपल 545 का चेक देते हैं बैंक को।
ठीक है। बैंक को हम जो चेक देते हैं उसके ऊपर अमाउंट लिखते हैं 545 और यहाँ पे हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं 554। गलती से हम 545 की जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं 554। ठीक है, तो ये जो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 रुपए का। 9 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है, अगर ये आपकी गलती है तो आप उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी यानी करना होगा मौके की मुनासबत से। ज़्यादा लिखे हैं तो माइनस करेंगे, कम लिखे हैं तो फिर प्लस करेंगे। और हाँ, अगर आपने 545 का चेक दिया बैंक को और उसने गलती से जो है उसके पास चेक आया हुआ है 545 का, ठीक है, और उसने जल्दी में जो है उसको 554 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो गलती किसकी है, बैंक की है। तो बैंक की गलती होगी तो वो प्लस या माइनस करेगा, जो भी करना होगा। और अगर कंपनी की गलती होगी तो फिर गलती यानी कंपनी उसको प्लस या माइनस करेगी। ठीक है, तो एरर टर्म जो है इसको प्लस या माइनस करना होता है। जिसकी भी गलती होती है, बैंक की गलती होती है तो बैंक उसको प्लस या माइनस करता है, और कंपनी की गलती होती है तो कंपनी उसको प्लस या माइनस करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो इंटरेस्ट अर्न्ड की है। इंटरेस्ट अर्न्ड ये होता है जब आपके पास आपकी अमाउंट पड़ी होती है बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक के अंदर जब अमाउंट आपकी पड़ी है उस पर एक ख़ास टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। जिस इंटरेस्ट का आपको पता नहीं होता, आप अपने कंपनी रिकॉर्ड में जो है उस इंटरेस्ट को आपने यानी जमा नहीं किया होता, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में वो जमा हो चुका होता है। क्योंकि बैंक जैसे प्रोसेसिंग करता है आपके अकाउंट की, तो अगर आपके कोई इंटरेस्ट लगना होता है तो वो फिर आपके अकाउंट में प्लस हो चुका होता है। तो इंटरेस्ट वाली बात, इंटरेस्ट अर्न्ड वाली जब बात आएगी तो यानी बैंक के पास इंटरेस्ट आ चुका आपका, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आपका और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न्ड की जब भी बात आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कंपनी रिकॉर्ड में। किसमें, कंपनी, चूंकि बैंक ने तो उसको ऐड कर दिया, इंटरेस्ट जो आपको मिलना था वो बैंक ने तो अपने आपके जो रिकॉर्ड में उसको ऐड कर दिया, लेकिन कंपनी जो है हम नहीं पता था कि कितना इंटरेस्ट है और हमें इंटरेस्ट लग चुका है, तो वो इसलिए हम उसको ऐड करेंगे अपने कंपनी के रिकॉर्ड में। अच्छा, लास्ट टर्मिनोलॉजी जो है हमारे पास वो है कलेक्शन मेड बाय बैंक। कलेक्शन मेड बाय बैंक, कलेक्शन मेड बाय बैंक क्या होती है, यानी बाज़ वसूलियाँ ऐसी होती हैं जैसे हमने किसी को बताया होता है कि हमारा बैंक अकाउंट ये है और फलां बैंक में हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको पता नहीं होता, आपके अकाउंट में किसी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं, यानी आपसे किसी ने उधार पे कोई चीज़ ली है और आपको इंटीमेशन यानी इतला किए बगैर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिसका आपको तो पता नहीं होता, यानी हमने कंपनी रिकॉर्ड में वो पैसे ऐड नहीं किए होते, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में वो पैसे आ चुके होते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आई, कलेक्शन मेड बाय बैंक। ठीक है, यानी ऐसी कलेक्शन जिसका आपको यानी आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको बताए बगैर आपके बैंक में, आपके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं, जिसका आपको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होता है आपके अकाउंट में यानी कंपनी रिकॉर्ड में और बैंक रिकॉर्ड में। यानी बैंक रिकॉर्ड में वो ऐड हो चुके होते हैं, लेकिन कंपनी रिकॉर्ड में वो अभी तक ऐड नहीं हुए होते। तो इसलिए जब भी कलेक्शन मेड बाय बैंक की बात जब भी आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे कंपनी रिकॉर्ड में। ऐड कर देंगे किस में, कंपनी रिकॉर्ड में। अच्छा, अब ये हमारे पास चीज़ें थी। अब इससे मैं आपको एक जो बैंक रिकन्सिलेशन होता है उसका फॉर्मेट बना के देता हूँ कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है, यानी कैसे हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखें, चीज़ें उसमें यही होंगी जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी जर्नल फॉर्मेट कैसे होगी, यानी हम क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हमने उसको कैसे पुटिंग करनी होगी वैल्यूज़ की, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने 3 कॉलम हेडिंग देनी होगी। यानी जिस कंपनी की हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस कंपनी का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी की हम जो है बैंक रिकन्सिलेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, XYZ कंपनी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलिएशन
स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम क्या लिखते होते थे, फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द, किस टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, फॉर द पीरियड, यानी लास्ट डेट किस डेट पे हम बना रहे हैं, फॉर द पीरियड, ठीक है। अब वो पीरियड फॉर एग्जांपल दिसंबर 31 पे बना रहे हैं आप 2020 पे, ठीक। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इस पे हम दो चीज़ें, एक साइड पे हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोशिश करते हैं कि अपना जो पासबुक होती है, यानी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पासबुक, ठीक है। पासबुक भी, जो पासबुक, जहाँ भी पासबुक की बात आए तो इट मीन्स कि वो बैंक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हमने 31 दिसंबर पे अपना बैलेंस निकलवाया है और उसमें हमारा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस फॉर एग्जांपल कुछ आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ, यानी हमने दिसंबर इस पे निकलवाया है बैंक बैलेंस, और उधर से हमने अच्छा, इसको जो कंपनी रिकॉर्ड बैलेंस होता है इसको बुक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिपॉजिटर रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको कंपनी रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी रिकॉर्ड। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है, फॉर एग्जांपल जितना भी है ये आपने डाल देना है, यानी ये और ये आपके पास बैलेंस आए हुए हैं दिसंबर 31 पे, और इनमें डिफरेंस आया हुआ है, ये सेम नहीं है, ठीक है। अब आपने मालूम करना है कि ये डिफरेंसेस किस वजह से हैं, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन का, तो नीचे आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी डिफरेंट, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्हीं तमाम चीज़ों का जिक्र होगा जो पहले मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यानी चेक आउटस्टैंडिंग की बात होगी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात होगी, कलेक्शन मेड बाय बैंक की बात होगी, एरर की बात होगी। तो उसी तरीके से आपने जो है उसको ऐड या लेस करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कर दिया है ऐड लेस, अब इसके अंदर जो है फॉर्मेट के अंदर आपने कैसे फिल करना है इसको। अब फॉर एग्जांपल डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात आ गई, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट मैंने कहा, क्या कहा आपको कि उसको हम हमेशा ऐड करेंगे, ऐड, यानी डिपॉजिट इन ट्रांजिट की मैंने कहा था जब भी बात आएगी उसको हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बैंक स्टेटमेंट साइड पे। तो हम ऐड DIT मैं लिखता हूँ, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है, शॉर्टली लिखता हूँ, आपको पता चल गया है कि DIT क्या होता है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इसको हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारा सब टोटल आ जाएगा। और अगर फिर क्वेश्चन के अंदर ये मौजूद है चेक आउटस्टैंडिंग की बात कहीं पे आ रही है, तो हम चेक आउटस्टैंडिंग को, मैंने कहा कि जब भी चेक आउटस्टैंडिंग की बात आएगी उसको हम माइनस करेंगे किस साइड से, बैंक स्टेटमेंट से। तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस चेक आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास नया बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एरर की बात भी है कि बैंक ने कोई एरर भी किया है, तो उसको हम लिखेंगे एरर, एरर की हेडिंग देके, और एरर में देखेंगे कि बैंक ने ज़्यादा पैसे डाले हैं तो उस पर फिर माइनस कर लेंगे, और अगर उसने कम पैसे डाले हैं और ज़्यादा डालने थे तो फिर ऐड कर लेंगे। जो भी चीज़ होगी, यानी जितनी भी अमाउंट होगी वो उसको हम ऐड करके ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस, ये नया बैलेंस आ जाएगा आपके पास। यानी इस साइड पे, बैंक साइड पे ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, यानी हमने डिपॉजिट इन ट्रांजिट अगर की बात आ गई तो उसको हम बैंक साइड पे डालेंगे और ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग चेक की बात आ गई तो उसको हम लेस करेंगे इस साइड से, और एरर की बात है तो एरर को देखेंगे कि प्लस करना है या माइनस, ये मौके की मुनासबत से उसको हम ऐड या प्लस करेंगे, ठीक है। अब कंपनी रिकॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। कंपनी रिकॉर्ड के अंदर मैंने आपको कहा कि NSF चेक की बात हो सकती है। NSF मैंने आपको ब्रीफ किया, NSF क्या होता है, तो उसको हम, मैंने कहा NSF की जब बात आएगी तो उसको हम लेस करेंगे इस साइड से, NSF को हम क्या कर लेंगे, नॉट सफिशिएंट फंड को हमेशा हम लेस कर देते होते हैं
अपने कंपनी रिकॉर्ड से जितनी भी अमाउंट पड़ी होती है उससे जब माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगी वो हमारा। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर जिक्र है बैंक सर्विस चार्जेस का तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे बैंक सर्विस चार्जेस को। BSC को हम क्या कर लेंगे, इस अमाउंट से लेस कर देंगे। ठीक है, लेस के लिए देखें मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ। ठीक है, जहाँ भी माइनस करना है वहाँ पे मैं ब्रैकेट इसको पैरेंथेसिस में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी उसके बाद अगर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट अर्न की बात है, यानी हमें कोई इंटरेस्ट भी मिला है तो उसको हम कंपनी रिकॉर्ड, इंटरेस्ट अर्न की बात जब भी आएगी तो उसको हम कंपनी रिकॉर्ड के अंदर ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न कि हमें इंटरेस्ट जो मिला बैंक से उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चूंकि हमने अपने कंपनी रिकॉर्ड में उसको ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो ये उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी की बात हुई थी, कलेक्शन मेड बाय बैंक। ठीक है, कलेक्शन मेड बाय बैंक को भी हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपने कंपनी रिकॉर्ड में। कलेक्शन मेड बाय बैंक, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो बैलेंस आएगा ये हमारा न्यू बैलेंस होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर एरर की बात है तो एरर भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। ठीक है, जो हमारा इसके अंदर आ रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यानी जिस कंपनी की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसका नाम, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग, फिर जिस पीरियड के लिए बनाएंगे वो टाइम पीरियड मेंशन करेंगे। सही है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे हम बैंक रिकॉर्ड जो है जितना हमारे पास अमाउंट है, और राइट साइड पे हमारे पास कंपनी रिकॉर्ड। उसके बाद फिर डिपॉजिट इन ट्रांजिट, चेक आउटस्टैंडिंग, NSF, बैंक सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट अर्न, कलेक्शन मेड बाय बैंक, वो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे होगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसी पे ही हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में एक मैं क्वेश्चन करूँगा बुक से, जो आपको तभी आएगा जब आपने इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह समझा होगा और इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में बिठाया होगा कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात कि अच्छा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने समझाया है। ठीक है, कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है और ये क्यों ऐड होता है बैंक साइड पे, चेक आउटस्टैंडिंग क्या है और क्यों फिर लेस होता है बैंक स्टेटमेंट से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।